भैया राम राम आप और देख रहे बुंदेली चुगली में राजेंद्र त्रिवेदी। ये मेरा की जल्लाई प्रस्तुति है गांधी आश्रम से। गांधी आश्रम में आज पत्रकार वार्ता को आयोजन करूँगा है और इतने पे का आयोजन होने हैं देखो लाइव प्रस्तुति बुंदेली चुगली की गांधी आश्रम छतरपुर से। लेकिन मैं आते रहता हूँ। गांधी स्मारक निधि की सचिव दमयंती पाणी से अनुरोध है कि अंग वस्त्र भेंट कर आज यहाँ गांधी आश्रम में आदरणीय रोकड़े जी को सम्मानित करें। फोटो लीजिए ये थोड़ा सा आप पीछे। महात्मा गांधी का चित्र और अंग वस्त्र भेंट कर आदरणीय रोकड़े जी को यहाँ सम्मानित किया गया। अब मैं दमयंती से अनुरोध करूंगा कि खान साहब को भी महात्मा गांधी का चित्र और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित करें। अब हमारे बीच में आदरणीय राकेश सिंह जी बहुत जमीनी आदमी है और लंबे समय से ये पूरे मध्य प्रदेश में एक आंदोलन चला रहे हैं वंचितों के अधिकारों को लेकर के। हम उनका भी यहाँ हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय रोकड़े जी को माइक देता हूँ कि वो आपसे संवाद करें। बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है? जैसा आप बड़े होने में ज़्यादा अच्छा भाई क्यों बैठे हम वही रहिए। एक बार आप बात रख दें, फिर जो सवाल होगा उनका पूछ लेंगे। सम्यक यात्रा के दौरान गांधी भवन में पत्रकारों से रूबरू होने का अवसर प्रदान करने हेतु मैं इस गांधी स्मारक निधि के सचिव एवं आयोजक दल को मैं प्रति आभारी हूँ। पत्रकार बंधुओं, इस सम्यक यात्रा जो है एक बड़े उद्देश्य को लेकर निकाली गई है और इसका कहीं राजनीतिक उद्देश्य स्पष्टता नहीं है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के साथ एकदम धोखाधड़ी सी होने लगी। योजनाएं कुछ इस टाइप से बनाई जाने लगी कि ऐसा लगा मानो आज पढ़े लिखे युवा आगे जाकर करेंगे क्या। अपनी बात रखने के लिए भी ना ही उनके पास कोई प्लेटफार्म है, ना ही बात रखने के लिए कोई उचित माध्यम। जब मैंने शिक्षित बेरोजगार युवाओं
की समस्याओं पर बारीकी से अध्ययन करना शुरू किया, कॉलेजों में गया, विश्वविद्यालयों में गया और युवाओं से चर्चा की, तो मुझे ऐसा लगा कि जो वास्तव में बेरोजगारी की वजह से, यानी बेरोजगारी नामक एक जटिल बीमारी से ग्रस्त हैं, उनको खुद को पता नहीं है कि ये बीमारी के लक्षण क्या हैं और ये बीमारी आई कहाँ से, इस रूप में क्यों व्याप्त हो रही है, इसका समाधान क्या है। तो मैंने सोचा ये बीमारी जितनी बड़ी होती है, उस बीमारी के अगर लक्षण पता न हो, बीमारी के कारण पता न हो, तो ये और ज़्यादा कष्टदायी हो जाता है। तब मैं बड़े अन्वेषणात्मक अध्ययन की ओर गया, क्योंकि बड़े अखबारों में संपादक पद पर रहा हूँ और अब तक 30 किताबें खुद मैं लिख चुका हूँ और लगभग 100 किताबों का संपादन भी कर चुका हूँ। तो अन्वेषण करने की आदत पहले से ही रही है। बारीक बिंदुओं पर गया तो मेरे सामने में 4 बिंदु तो ऐसे आए जिसके कारण बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है, और वो 4 बिंदु सिर्फ युक्तिकरण कर दिया जाए, जो अवसर हैं हमारे पास उपलब्ध उसी का युक्तिकरण कर दिया जाए, तो मैंने देखा कि 70% बेरोजगारी पर नियंत्रण पा सकता है। ये बड़ी बात। और वो जो 4 बिंदु हैं, मैं बहुत संक्षेप में बात कराना चाहता हूँ, बड़े विस्तार में नहीं, क्योंकि आप लोगों का समय बड़ा कीमती होता है, सारे टाइम में कवरेज का समय होता है। वो 4 बिंदु आए कैसे? पहला बिंदु तो ये आया कि एक मेरे पास चीफ इंजीनियर आए बिजली विभाग के, और उनसे बातों बातों मैंने पूछ लिया कि ये बताइए भाई आप क्या कितना स्टाफ है? तो उन्होंने बोला कि साहब स्टाफ तो बहुत कम है, लेकिन मेरा अच्छा स्वीकृत पद कितने हैं? तो बोले 40। तो 40 पद है, अभी कितने हैं? बोले 12। तो 12 लोगों से काम कैसे ले लेते हैं आप 40 का काम? तो बोले यही तो राज की बात है। एक दिन वो बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं बता पाए तो मैं उनके ऑफिस में जा पहुंचा, और ऑफिस में जाने के बाद मैंने देखा कि उनके यहाँ तो 42 बैठे हुए कर्मचारी। स्वीकृत पद 40, पहले 40 थे, 28 रिटायर हो गए, बैठे 42, और 42 सारे के सारे काम कर रहे। तो मैंने बोला ये क्या राज है भाई? तो बोले साहब ये विद्युत मंडल के कर्मचारी नहीं है, कोई बालाजी हॉस्पिटलिटी है, कोई रेवाजी हॉस्पिटलिटी, कोई शिवाजी हॉस्पिटलिटी, कोई थर्ड आई, इस टाइप की कंपनियों के कर्मचारी हैं। तो मैंने इसका मतलब, बोले आउटसोर्सिंग के एम्प्लॉय हैं और काम हमारा कर रहे हैं। तो बोले कर्मचारी आपके नहीं? बोले बिल्कुल हमारे कर्मचारी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आउटसोर्सिंग के माने जा रहे हैं। जब तक हमारी नियुक्ति न हो जाए विद्युत मंडल की, तब तक हम इनको अपने कर्मचारी नहीं मानते। बड़ी विचित्र स्थिति। जब उनसे वेतन आदि के बारे में पूछा तो सबने बताया कि 14,000 रुपए के हिसाब से हमको रखा गया था, लेकिन दिया 8,000 जाता है। लगे कैसे? इनने टेंडर निकाला कि हमको इतने इतने कर्मचारी चाहिए, और उसके बाद में आउटसोर्सिंग कंपनियों ने फॉर्म भरा, बीपीओ के तहत रजिस्टर्ड, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के तहत रजिस्टर्ड कंपनियों ने फॉर्म भरा, और उसके बाद में उनका जिसका टेंडर पास हुआ वो गया कंसल्टेंसी कंपनी के पास। कंसल्टेंसी कंपनियों के पास सब युवाओं के नंबर होते हैं, और उन्होंने सारे मैसेज भेजना शुरू किया कि इसी योग्यता के इतने इतने कर्मचारी चाहिए, और उसके आधार पर युवाओं ने आवेदन किया, गए उनके पास में। जब आवेदन किया तो उन्होंने कहा भाई 3 महीने की वेतन की बराबर की राशि, यानी 14,000 रुपए हिसाब से 42,000 रुपए हमारी कंसल्टेंसी फीस देनी पड़ेगी, तब आपको नौकरी विद्युत मंडल में लग जाए। उन्होंने वो भी दिया। वहां नौकरी करने गए तो वहां पता चला वो 14,000 के स्थान पर 8,000 मिल रहे हैं, और 6,000 रुपए वो आउटसोर्सिंग का कमीशन। बड़ी भारी समस्या है। आजकल विद्युत ऑफिस में आप लोग जाते होंगे, देखे होंगे, तो वहां एक केपीओ पद होता है। अधिकतर लोगों को पता ही नहीं, बताते भी नहीं। वो केपीओ, तो बोले केपीओ क्या है? आप जब पता लगाएंगे तो पता चला की पॉइंट ऑपरेटर, यानी एक लिपिक जो आउटसोर्सिंग का है, उसको केपीओ बोलते हैं। अधिकतर उनके अधिकारी को केपीओ से बोल दो, वो केपीओ काम कर लेगा सारे के। बिजली का काम जो लाइनमैन है, जिसको 40 या 50 या 60,000 रुपए महीना मिल रहा है, वो कभी बिजली के पोल पे नहीं चढ़ता। वो जो बिजली के पोल पे चढ़ने वाला है वो 8,000 का कर्मचारी। बड़ी विचित्र स्थिति। केवल बिजली ऑफिस की नहीं, बिजली मैंने पता लगाया, एमडी विभिन्न कंपनियों की, जो उनके 3-4 कंपनियां बन गई, उनकी एमडी लोगों से पूछा तो पता चला कि 70% पद विद्युत विभाग के आउटसोर्सिंग से दिए जाते हैं। फिर हॉस्पिटल में गए
हॉस्पिटल का पता लगा है, स्वास्थ्य विभाग का, वहां पर भी 70% तय करके रख दिया गया कि 70% आउटसोर्सिंग से भरेंगे। सारे विभागों में 70% पद आउटसोर्सिंग से भरे जा रहे हैं। और जब ये सूचना के अधिकार के तहत या भिन्न भिन्न तरीके से जानकारी लेते हैं, और आप हमारे मीडिया के बंधु जानकारी लेते हैं कितने पद खाली हैं, आजकल राजनीति के भी खूब जानकारी लेने लगे हैं, कितने पद खाली है, तो उनके पास भारी भरकम आंकड़ा निकल के आता है, इतने लाख पद खाली है। अब आवाज उठती है कि भाई इतने पद खाली हैं तो नियुक्ति क्यों नहीं मिल रही, वैकेंसी क्यों नहीं निकल रही। और जब कभी वैकेंसी निकलती भी है तो उसके रिजल्ट आने के पहले किसी न किसी कारण से उस पर रोक लग जाती है। तो आखिर काम कैसे चल रहा है सरकार का? तो सरकार का काम चल रहा है सारे आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से, कर्मचारियों के माध्यम से चल रहा है। हमने इसका आंकड़ा पता लगाया तो मध्य प्रदेश में ही सरकारी, अर्धशासकीय, निगम, मंडल, बोर्ड और सरकारी उपक्रम जो होते हैं, इन सब में मिला के 9,80,000 पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती की जाती है। बड़ी विचित्र स्थिति, आउटसोर्सिंग में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ में बड़ी दुविधाजनक स्थिति रहती है। काम तो सरकारी में कर रहे हैं लेकिन वो कहीं उसके एम्प्लॉय होते नहीं है, और उस ऑफिस के कभी कर्मचारी उनको अपना मानते भी नहीं। ये बड़ी विचित्र। ये तो हुआ प्राइवेट कंपनियों का। अब सरकारी की ओर मैंने ये हुआ सरकारी कंपनियों, सरकारी विभागों में जो आउटसोर्सिंग से भर्ती लेते हैं उसका हाल। अब मैं प्राइवेट की ओर पता लगाने के लिए एक टीम भेजा मैंने पीथमपुर। जरा पीथमपुर में पता लगाओ कि जो पहले क्या होता था, बिरला कंपनी, टाटा कंपनी आदि बड़ी कंपनियों में जो कर्मचारी होते थे, उस सरकारी नौकरियों में जो सुविधा होती थी उससे ज्यादा सुविधाएं उनको मिलती थी, और बड़ा कॉलर टाइप करके बोलते थे हम बिरला कंपनी में हैं। बड़ी अच्छी स्थिति थी, वेतन भी कभी कभी ज्यादा बढ़ जाता था। लेकिन अब ये स्थिति बन गई कि यदि बिरला की कंपनी में मान के चला जाए एक स्थापना में 6,000 कर्मचारी हैं, तो 600 कर्मचारी उनके परमानेंट होंगे। वो 600 कर्मचारी ही शो कर रहे हैं, उसके आधार पर सारी अनुमति प्रक्रिया जितनी भी जो होती है उद्योग की, वो सब पूरी कर लेते हैं, और 5,400 कर्मचारी आउटसोर्सिंग से भर लेंगे। 90% सारे उद्योगों ने तय किया है कि 90% पद हम आउटसोर्सिंग से ही भरेंगे। वो जो 10% वहां के कर्मचारी हैं उनके साथ बड़ा सौतेला व्यवहार करते हैं। वो होते हैं बिरला कंपनी के कर्मचारी, काम बिरला कंपनी का कर रहे हैं, लेकिन जो 90% पद है वो बिरला कंपनी का काम कर रहे हैं, कहलाते SKS कंपनी, KYC कंपनी। बड़ी अजीबोगरीब नाम सुन के, कहीं बालाजी हॉस्पिटलिटी, कहीं शिवाजी हॉस्पिटलिटी, कहीं रेवाजी हॉस्पिटलिटी, कहीं थर्ड आई, कहीं फोर्थ आई, अजीबोगरीब नाम से वो काम कर रहे हैं। परेशानी ये है कि प्राइवेट कंपनी, जो बड़ी कंपनी, लिमिटेड कंपनी, वो भी बकायदा एक टेंडर प्रक्रिया पूरी करती है 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए, और उतना समय पूरा हुआ उनका टेंडर पूरा कर्मचारी निकालती है। कर्मचारियों को निकालने के बाद में फिर वो कंसल्टेंसी कंपनी के पास जाएंगे, फिर उतना ही पैसा देंगे, तब जाके उनको नौकरी लगेगी। मतलब बड़ी अस्थिरता का दौर चालू हो गया है एकदम। भारी युवा साथी जितने हैं, मतलब ये इस स्थिति में बीत रहे हैं कि घर परिवार चलाए तो कैसे चलाए। अचानक पढ़ने वाले बच्चे हैं और उनके नौकरी चले गई, फीस नहीं दे पाते, बहुत ही बुरी स्थिति में युवा आ गए। ये तो ये आउटसोर्सिंग का मामला हुआ। अब ये आया कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इस पर आपके सवाल तो उठना चाहिए, नहीं उठे उसके पहले ही मैं बता देना चाहता हूं कि ये आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया पहले भी चलती थी। यदि कोई कंपनी चला रहा है, ज्यादा नहीं, अपन राइस मिल चल रही है मान के चला जाए, तो राइस मिल में मिल चलाने वाला और दूसरे आदमी सब कुछ है, लेकिन मोटर खराब हो गई, तो मोटर बनाने की कोई कंपनी है उससे काम करवाएगा, तो आउटसोर्सिंग कहलाएगा। ये आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया पहले से भी चल रही, नहीं चल रही ऐसी बात नहीं है, लेकिन बड़े लेवल पर। जैसे विद्युत मंडल का पावर हाउस है, पावर हाउस का बॉयलर बैठ गया, तो बॉयलर के बनाने के लिए जो 3 साल में, 2 साल में, 5 साल में खराब होता है, उसके लिए नियमित कर्मचारी कभी भी विद्युत मंडल नहीं रखते। तो बॉयलर बनाने में जो एक्सपर्ट कंपनी होती है उसको आउटसोर्स किया जाता है, वो आकर के उस कार्य विशेष को पूरा करती है। मतलब कार्य विशेष को पूरा करने के लिए ठेका होता था और उस कार्य को संपादित करती थी तीसरी कंपनी। ये एक प्रावधान था। वैसे ही नॉलेज प्रोवाइडर कंपनियां होती थी, उसको भी आप नॉलेज प्रोवाइडर कंपनी कह सकते हैं, जो आर्किटेक्ट का काम करती है, मकान के नक्शे बनाना, डिजाइन बना के देना। वो भी वैसे सड़कें बन रही है तो सड़कों के लिए प्राक्कलन तैयार करना, वो भी आउटसोर्सिंग कंपनियां करती है। पुल बनाती है, पुल में जो जियोलॉजिकल डिजाइन तैयार करने वाले होते हैं वो आउटसोर्सिंग से होती है। लेकिन ये भिन्न भिन्न नेचर की जो नॉलेज प्रोवाइडर कंपनियां थी,
या आउटसोर्सिंग के तहत बड़े लेवल पे जो एक्सपर्ट लेवल की कंपनी जो काम करती थी, ये देखा गया कि ये कंपनियां कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं होती। इसके चलते क्या है, जो विशेषज्ञ लेवल के जो कर्मचारी इनके पास काम करते थे या भिन्न भिन्न नेचर के जो कर्मचारी काम करते थे, तो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होने के बाद में जो मिनिमम सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो भी उनको नहीं मिलती थी। इसे देखते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही इसको किया है। ये बात बड़ी स्पष्ट है कि उन्होंने देखा कि भाई ये जो है ये कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं होने के कारण दिक्कत हो रही है, इन कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, तो क्यों न इनको कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कर दिया जाए ताकि इन कर्मचारियों को मिनिमम सुविधाएं मिले। तो जो नॉलेज प्रोवाइडर कंपनियां थी उनको नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग केपीओ के तहत रजिस्टर्ड कर दिया गया, और जो आउटसोर्सिंग कंपनियां काम करती थी, जो एक्सपर्ट थी अपने काम में तब काम करती थी, किसी मशीन की खराबी आ गई थी मशीन बनाने में आदि भिन्न भिन्न कार्यों के लिए जो एक्सपर्ट कंपनियां थी, तो उसको बीपीओ अर्थात बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के तहत रजिस्टर्ड किया गया। ये रजिस्ट्रेशन केवल इस कारण से किया गया था कि ये जो कंपनियां हैं रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए मिनिमम सुविधाएं कर्मचारियों को नहीं मिल रही है। यदि रजिस्टर्ड कर देंगे तो मिनिमम सुविधाएं मिलेगी, मतलब शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए किया गया था। कालांतर में सन 2014 के बाद में बड़ी बुरी स्थिति सामने आ गई। हमने इसकी कल्पना भी नहीं किया था कि जो बीपीओ के तहत रजिस्टर्ड कंपनी है वो मेन पावर सप्लायर हो गई, और जो केपीओ के तहत रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वो कंसल्टेंसी कंपनी बन करके वो सिलेक्शन करने वाली कंपनी बन गई, वो निर्वाचन आयोग बन गई, वो ये क्या कहते हैं अपना पीएससी बन गई। पीएससी जो पीएससी की परीक्षाएं होती है ना, चयन आयोग, इस टाइप का काम करने लगी। कैसी करती है वो, इनको अगर इनका टेंडर पास हुआ वो उनके पास गए तो वो वैकेंसी के लिए भेजेगी, इतने इतने वो चयन करेगी, चयन करने के बदले में 3 महीने की वेतन की बराबर की दलाली देगी। इसकी किसी ने भी कल्पना नहीं किया होगा, कल्पना से काफी परे। इसका अध्ययन करने की जरूरत थी। जब मैं अध्ययन किया तो मैंने बड़ी भारी चीजें देखी, और मेरा विचार से आप पत्रकार बंधु भी जब अध्ययन करने जाएंगे और कई पीड़ित लोगों को देखेंगे तो आंखों में आंसू ले लेंगे, क्योंकि पत्रकार बहुत भावुक होता है, वो भावनाओं में बहता है, विचारों में बहता है, विचारों के आधार पर कलम चलाता है। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं इस विचारों से जाके बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ, इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया कि हम सम्यक अभियान चलाएंगे। अभी सम्यक अभियान के साथ क्या निर्णय थे, पहला तो ये निर्णय ये कि हम हर हालत में आउटसोर्सिंग को बंद करा के रहेंगे। उसका कारण भी है, ये इलीगल है, अवैधानिक है। कैसे? 1951 में रतन लाल मालवीय जी देश के पहले श्रम राज्य मंत्री थे। ये पहले सागर में ही आके बसे थे वो लोग, और फिर बाद में वो उधर अपना छत्तीसगढ़ में चले गए थे, अपना कोरिया जिले में गए। बहुत अच्छे श्रमिकों के लीडर थे, ट्रेड यूनियन के लीडर थे, और वे जाके पहले श्रम राज्य मंत्री बने थे। ये जयंत मलैया जी जो हैं उनके ताऊ थे। एक बात यहाँ तक भी बता दूं मैं, लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनेवा में जाकर के एक भाषण दिया था, विश्व स्तरीय संगठन को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा था कि भारत एक ऐसा देश होगा जहां पर मेन पावर की कभी सप्लाई नहीं होगी, कर्मचारियों की सप्लाई नहीं होगी, किसी भी वर्ग के कामगारों की सप्लाई वाला संबंध नहीं होगा, दलाली नहीं होगी, दलाली पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा, माने मानव मूल्य का ध्यान रखा जाएगा। इन बातों को, उनके भाषण को बहुत गंभीरता से लिया गया। विश्व में ऐसा कोई कानून नहीं था, लेकिन उस भाषण के बाद में वैश्विक लेवल पर कानून बनाया गया कि नहीं, मेन पावर की दलाली करना बॉडी परचेसिंग जैसे दायरे में आएगा। और बॉडी परचेसिंग जैसे गंदा शब्द का उपयोग वहां पर विदेशों में किया गया था, उसको एक गंदा शब्द माना जाता है। इस टाइप के शब्द का उपयोग किया गया विदेशों में, जिसको आपराधिक माना गया, जिसको गैर कानूनी माना गया, उस कार्य को हमारे भारत में किया जाने लगा 2014 से, और मेन पावर की सप्लाई का अधिकार दे दिया गया आउटसोर्सिंग कंपनी को, जो कि आउटसोर्सिंग कंपनी बीपीओ के तहत जो कंपनी थी वो सिर्फ कार्य विशेष की ठेकेदारी ले सकती थी, कार्य विशेष को संपादित करने की ठेकेदारी ले सकती थी, न कि मेन पावर की सप्लाई की। और कार्य विशेष को संपादित करना मतलब पीस वर्क माना जाता है, रेगुलर नेचर का वर्क नहीं। ये आप लोग सामने मैंने स्पष्ट किया। अब एक बात आई मेरे सामने में, बेरोजगारी बढ़ने के एक पहला कारण जिसको मैं गिनाता हूँ, दूसरे में गिना, वो कारण ये कि पहले 58 साल सेवानिवृत्ति आयु थी अपने मध्य प्रदेश में। उत्तर भारत के जितने राज्य थे वहां 58 साल ही थी, दक्षिण भारत में 56 साल थी। एक बार क्या हुआ
कि मध्य प्रदेश की स्थिति बड़ी डामाडोल हो चुकी थी, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और कर्मचारियों का वेतन देने में तक के समस्या खड़ी हो रही थी, ओवरड्राफ्ट की स्थिति बन चुकी थी। तब सरकार ने सोचा कि यार ये तो वेतन तक हम नहीं दे पा रहे हैं। उस समय कर्ज लेने की इतनी आसान सुविधा नहीं थी कि जीडीपी का 5% कर्ज सीधा कोई राज्य ले सकता, ऐसा प्रावधान नहीं था। उस समय कर्ज लेने के लिए केंद्र सरकार के वित्त विभाग के पास में राज्य सरकार को जाना पड़ता था और बड़ी लंबी प्रक्रिया थी। इसलिए राज्य पर कर्ज अगर आप लोग देखेंगे तो 2003 के पहले राज्य पर कर्ज ज्यादा नहीं था। 99 के बाद में जो प्रावधान हुआ धीरे धीरे कर्ज बढ़ना शुरू हुआ, तो उस समय कर्ज लेना भी कठिन था। सरकार वेतन तक नहीं दे पा रही थी। सरकार ने बोला वेतन देने में इतनी दिक्कत हो रही है और महीने की आखिरी तारीख को कर्मचारी के पीएफ और ग्रेच्युटी की जो राशि होती है उसको फाइनल पेमेंट के रूप में देना होता है। ये बात देता है कि महीने की आखिरी तारीख रिटायर हो रहे, रिटायरमेंट के समय में कम से कम फाइनल पेमेंट उनको देना है। तो वो 400 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी राशि, 400 करोड़ रुपए एक माह में मध्य प्रदेश जैसे राज्य में रिटायर होने वाले अधिकारी कर्मचारी को देना पड़ता था। साल भर में 5,000 करोड़ और 2 साल में 10,000 करोड़। क्योंकि 2 साल पे क्यों आया? क्योंकि सरकार ने उस समय सोचा यदि हम 2 साल रिटायरमेंट आयु बढ़ा देते हैं, ये 10,000 करोड़ रुपए हमारे दूसरे काम में आ जाएगा और कम से कम स्थिति अभी सामान्य होगी। तो उस पर एक आईएएस अधिकारी को दी गई जिम्मेदारी का आप इस पर ड्राफ्ट तैयार करिए कि अगर हम 2 साल रिटायरमेंट आयु बढ़ा देते तो क्या क्या फायदे होंगे। तो उस आईएएस अधिकारी ने बताया, पहली बात तो ये कि कर्मचारी की जब नौकरी लगती है उसी समय से उसकी ग्रेच्युटी और पीएफ की राशि जो जमा होती है उसका मैनेजमेंट वित्त विभाग के पास होता है। वित्त विभाग उस राशि को निवेश प्रणाली में डालता है। यदि किसी कर्मचारी की नौकरी 25 साल की हो गई तो तब तक बहुत बड़ी राशि जमा हो जाती है सरकार के पास में। सरकार ने उसे चूंकि वित्त निवेश प्रणाली में डालने का एक प्रावधान बनाया वित्त विभाग के माध्यम से, तो वो निवेश प्रणाली में जब राशि जाती है तो उस राशि से जो आय प्राप्त होती है इसको आय कहेंगे, ब्याज नहीं कहेंगे। निवेश से जो आय होती है उसको आय ही माना जाता है। तो उससे जो आय होती है वो वर्तमान वेतन से ज्यादा, अर्थात जिसने 25 साल की नौकरी कर लिया है उसको अब वेतन देने के लिए सरकार के पास में, सरकार को जरूरत नहीं पड़ती अपनी तिजोरी का ताला खोल के वेतन नहीं देती सरकार, वो उसको उसी के पैसे से वेतन मिल रही है, उसी के जमा राशि से जो आय हो रही है उसी के वेतन मिल रही है। तो उस आईएएस अधिकारी ने होशियारी पूर्वक अपना मतलब रिपोर्ट दिया कि 2 साल क्या आप 10 साल बढ़ा दीजिए रिटायरमेंट आयु, ये फ्री के कर्मचारी हैं, इनको वेतन हम दे ही नहीं रहे हैं, इनका वेतन इन्हीं की राशि से मिले। तो उन्होंने बोला ये तो बहुत बड़ा फायदा है। दूसरी चीज, यदि ये रिटायर हो जाते हैं तो रिटायर होने पर ये तो अपनी पूरी राशि लेके चले गए, वेतन की आधी राशि के बराबर की राशि इनके पेंशन के रूप में देनी पड़ती है और उसका बहुत बड़ा भार होता है, पेंशन का टेंशन बढ़ जाता है सरकार पर। तो उस पेंशन भी देने के लिए हमको अपने तिजोरी का ताला खोलना पड़ता है, तिजोरी पर भार पड़ता है। तीसरी बात, यदि ये रिटायर हुए तो इतने ही कर्मचारी हमको नियुक्ति करने पड़ेंगी और इतने कर्मचारी नियुक्ति करेंगे तो उनके बाद में उनको वेतन देना पड़ेगा क्योंकि उनका पैसा तो जमा नहीं है, तो तिजोरी पर फिर भार पड़ा। तो उन्होंने कहा एक तो सबसे बड़ा फायदा है कि इनका पैसा इकट्ठे नहीं देंगे, पैसा रहेगा तो चाहे उधारी का ही पैसा क्यों न रहे हमारे अलमारी में, अगर उधारी का ही पैसा रहे लेकिन तो मन में एक भावना तो होती है पैसा तो है घर में, कम से कम हिम्मत रहती है। तो वही कर्मचारियों का पैसा वो उधारी के रूप में पड़ा है पास में, लेकिन हिम्मत है कि पैसा है हमारे पास में, तो बोले पैसा नहीं देंगे तो कम से कम हमारे पास में बना रहेगा कि पैसा है। दूसरी चीज, अगर ये रिटायर हुई तो इनको पेंशन भी नहीं देनी पड़ेगी। तीसरी चीज, ये नियुक्ति नहीं करनी पड़ेगी, वेतन नहीं देनी पड़ेगी, फायदे ही फायदे थे, इसकी रिटायरमेंट आयु बढ़ा दिया है। अब सरकार ने फौरन 58 साल से 60 साल रिटायरमेंट आयु कर दिया, 2 साल बढ़ गई। ये 2 साल का समय बहुत अच्छा बीता, कोई टेंशन ही नहीं आया। सरकार ने सोचा और 2 साल बढ़ा दिया, तब वही आईएएस अधिकारी सामने आए, नहीं साहब अगर आपने अभी और 2 साल इनकी बढ़ा दिया तो एक नई समस्या पैदा हो जाएगी। समस्या क्या पैदा हो जाएगी? अगर युवा सड़क पर उतर आए, आंदोलन हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तब क्या किया जाए? तो सरकार ने निर्णय लिया कि एक पायलट प्रोजेक्ट बनाते हैं, डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की रिटायरमेंट आयु को डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की कमी गिनाते हुए 2 साल बढ़ा देते हैं। और यदि युवा भड़क उठे कि देखो इस बहाने युवाओं इनकी रिटायरमेंट आयु बढ़ा रही है तो हम इस निर्णय को वापस ले लेंगे, और युवाओं ने कोई आक्रोश पैदा नहीं हुआ, युवा कोई विरोध नहीं किए, तो हम सबकी रिटायरमेंट आयु 62 कर देंगे। युवा कोई विरोध किए ही नहीं। युवाओं को यह डर कि अगर हमने विरोध किया तो कहीं हमारे खिलाफ FIR वगैरह दर्ज हो गया तो मामला गंभीर हो जाएगा, हमारा भविष्य चौपट हो जाएगा, युवा सड़क पर नहीं उतरे। सरकार ने बोला कोई विरोध नहीं हो रहा है, उन्हें सबकी 62 साल से रिटायरमेंट आयु कर दी।
उसके बाद सरकार ने पुनः उसके 3 महीने के बाद ही सरकार इस नतीजे पे आई कि नहीं, अब हमको 70 साल तक बढ़ना है, 3 साल और रिटायरमेंट आयु बढ़ाना है। तो उन्होंने जो डॉक्टर प्रोफेसर की साथ में बराबरी में 62 आ गई थी, तो उन्होंने डॉक्टर्स और प्रोफेसर की रिटायरमेंट आयु को सीध हो चुकी है, 5 साल बढ़ गई। तो यहाँ 65 और 68 पे पहले ही आए हैं, 5 साल फिर बढ़ गई तो 70 और 73 पे आ जाएंगे। तो मैंने बोला ये तो बड़ा भारी विराम लग जाएगा युवाओं के कैरियर पे थे। तो उन्होंने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सदन में पेश किया और सन 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बन गया। उसमें अकुशल, अर्धकुशल और कुशल तीनों हुए। किस किस ग्रेड के क्या हुए आप लोग रोज ही लिखते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में बना। 1959 में ये सन इसलिए भी मुझे याद रहता है क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको संज्ञान में उस समय लिया था और इस पर कुछ विचार की बात आई थी। ड्राफ्ट अभी भी होंगे, नेट पे भी सर्च करेंगे, शायद मिल जाए, मेरे को नहीं पता। तो 1959 में निजी विद्यालयों के शिक्षक हाईकोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा साहब ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है और हमें इतना कम वेतन मिल रहा है, हमारा इतना अधिक शोषण हो। तो न्यायालय ने कहा भाई ये तो श्रमिकों के लिए बना हुआ कानून है, शिक्षक पर लागू नहीं होता, मामला खारिज। उसके बाद में प्राइवेट के लिपिक, टेक्नीशियन आदि जो मीडियम ग्रेड के कर्मचारी थे वे लोग सब न्यायालय पहुंचे साहब ये मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत ही वेतन तय हो जाती है, मतलब मिनिमम एलडीसी, यूटीसी, स्टेनो एवं भिन्न भिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों का नियुक्ति के समय जो न्यूनतम वेतन निर्धारित है उतना ही न्यूनतम वेतन निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी देना होगा। लेकिन इसमें मैंने लेकिन जोड़ा है क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें हो सकती है। आप लोगों का भी सवाल होगा कि ठीक है आपने ये तो कर दिया तो सरकारी और प्राइवेट सब बराबर हो जाएंगे, आने वाली सरकारों को भी दिक्कत होगी और समस्या पैदा हो सकती है। हमको समस्या पैदा नहीं करना है, व्यवस्था बनाना है। तो लेकिन यह अधिनियम पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि पर लागू नहीं होगा क्योंकि शासकीय क्षेत्र में जहां वो दोनों ही सुविधाएं BR अम्बेडकर के द्वारा दी गई है। कैसे? एक तो अंग्रेजों के टाइम में शिफ्ट ड्यूटी जो थी वो 12 से 14 घंटे की हुआ करती थी। समझे सरकार ने बिल्कुल विलंब नहीं किया। 3 महीने के बाद कंपनी शुरू होगी, उस कंपनी को चलाने के लिए उतने ही कर्मचारी की जरूरत है तो पुनः कर्मचारी लग जाएंगे काम में, फिर बेरोजगारी कैसे आएगी? तो ये कहना जो आपदा को अवसर में बदलने का जो डायलॉग उन्होंने दिया है उसको इसमें लागू कर दिया। आपदा को अवसर में बदलते हुए उन्होंने टीवी के यदि किसी कंपनी को छटनी करना है, कंपनी बंद होने की स्थिति में या घाटे में चल रही है और कारण पर्याप्त तो वो ये अप्रूवल लेकर के ही छटनी कर पाएंगे और ये अप्रूवल देते समय प्लेसमेंट डिपार्टमेंट यह सुनिश्चित कर लेगा कि उसी नेचर के कार्य वाली दूसरी कंपनी में उन कर्मचारियों को प्लेसमेंट दिला दे। इससे कभी भी जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं उनके जीवन में अनिश्चितता नहीं आएगी। कभी ऐसे हालात नहीं बनेंगे कि उनका बच्चा जो पढ़ रहा है उसको बीच में पढ़ाई छोड़ना पड़े। कभी ऐसे हालात नहीं आएंगे कि उनको अपना घर द्वार छोड़ करके और गांव में जाना पड़े और परेशानी होना पड़े। तो ये अपने को करना पड़ेगा। ये 4 चीज हो गई। ये 4 मेरी युक्तिकरण संबंधित बात है। 5वीं बात भी मैं आपके सामने रख देना चाहता हूँ। 5वीं बात यह है जो मैं सम्यक अभियान के माध्यम से रख रहा हूँ। हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ, हमारे देश के नीति निर्धारकों ने माना कि ये जो अपना जातिगत आधार पर जो उपेक्षा होती है जिस समाज की जो छुआछूत आदि के कारण में, उस समाज को मुख्य धारा से जोड़ना है तो आरक्षण देना पड़ेगा। उसी प्रकार वनांचल में रहने वाले जो आदिवासी हैं उनकी जो उपेक्षा काफी हो चुकी है, उनका जीवन स्तर उस लेवल का नहीं है, तो उनके जीवन स्तर को उठाना है सामाजिक रूप से, तो उनको आरक्षण देना पड़ेगा। तो 1931 ये महत्वपूर्ण बात है, 1931 में ही जातिगत जनगणना हुई थी। उसको आधार मान के आंकड़े निकाले गए तो 7.5% आबादी पूरे देश में आदिवासी वर्ग की पाई गई और 15% आबादी अनुसूचित जाति वर्ग की, तो 22.5% आरक्षण दे दिया गया दोनों वर्ग। उसके बाद ये देखा गया, ये चिंतन का विषय आया और मंडल आयोग ने सन 1985 में 1985 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब अपनी सिफारिश पेश की और उन्होंने सिफारिश में लिखा कि देश में कुल 44% आबादी ओबीसी वर्ग की है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर SC/ST वर्ग के लिए पहले से ही 22.5% आरक्षण